मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिसेस मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में। सो ये अगर आप हायर स्टडीज़ करेंगे मैथ्स में जाके तो एक टॉपिक होता है लीनियर अलजेब्रा करके। उस टॉपिक को करने के लिए आपको मैट्रिसेस का जानकारी होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप वो टॉपिक को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो रियल लाइफ यूजेस हैं मैट्रिसेस के वो बहुत सारे दुनिया भर के हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो गेम्स में आप इमेज देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इमेजेस जो आप वीडियो गेम्स में देखते हैं, तो उन इमेजेस को कंप्यूटर्स मेमोरी में मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स, मैं बताऊंगा मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स क्यों कह रहा हूं जब मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा, बस एग्जांपल दे रहा हूं इसका रियल लाइफ यूज। तो इमेजेस को मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स के फॉर्म में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है और उनमें कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस लगा के उस इमेजेस को मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे रोटेट किया गया, स्क्वीज किया गया, टिल्ट किया गया, ये सारा ऑपरेशंस उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो वहाँ पे मैट्रिक्स का आपको रियल लाइफ यूज दिख जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग, वहाँ पे मैट्रिक्स का यूज दिखेगा और बहुत सारे फील्ड्स में मैट्रिक्स का यूज है। तो इसके रियल लाइफ यूज के लिए भी आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इसका एक और रियल लाइफ यूज है बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी इंडेंजर्ड स्पीसीज को, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब एक ऐसा मान लीजिए कोई एनिमल है जो कि इंडेंजर्ड है, जैसे टाइगर है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, ख़त्म होने के कगार पे, अब थोड़ा उसका जो नंबर है ठीक ठाक इंडिया में बढ़ रहा है। तो किसी इंडेंजर्ड स्पीसीज को सेव किया जा सकता है या नहीं, मैट्रिक्स उसको भी डिटरमाइन कर सकता है किसी मतलब हद तक, ठीक है। तो इस तरह के रियल लाइफ सिनेरियोज, रियल लाइफ यूज केसेस मैट्रिक्स के बहुत सारे हैं, हम आगे देखेंगे। आपको आगे हम ये भी देखेंगे कि किसी इमेज को किसी प्लेन में हम मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स से रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पे मैट्रिक्स ऑपरेशंस लगा के उस इमेज को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि कंप्यूटर मेमोरी में जो इमेजेस है उसको मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स में स्टोर किया जाता है और वहाँ से कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशंस लगा के वहाँ भी उस इमेज को या उन सारे इमेजेस को मैनिपुलेट किया जाता है। तो इस तरह के रियल लाइफ सिनेरियोज, रियल लाइफ यूज केसेस मैट्रिक्स के बहुत है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इसका यूज़ होता है, ठीक है, रियल लाइफ यूज़ भी होता है। तो किस तरह से इस टॉपिक को हम करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे इसको लेके हम आगे चलेंगे और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे जो पहले हम लोग करेंगे आज के क्लास में वो होगा मैट्रिसेस एंड सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। मैट्रिक्स का ये सबसे बड़ा यूज है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब आपने लीनियर इक्वेशंस देखा होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो डिग्री होता है वो 1 होता है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन, आपने 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन देखा होगा, 3 वेरिएबल का देखा होगा, 4 वेरिएबल का देखा होगा। अब रियल लाइफ केसेस में कई बार कुछ इंस्टेंसेस को, कुछ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगे और उनमें जो वेरिएबल्स होंगे वो हंड्रेड्स होंगे, समटाइम्स थाउजेंड्स वेरिएबल्स होते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए भी मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। बिना अगर आप मैट्रिसेस का यूज़ नहीं करेंगे तो उस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, तो वहाँ भी मैट्रिसेस का यूज़ होता है। इमेजिन करिए कि 2 या 3 वेरिएबल का जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम लगता है, एलिमिनेट करते हैं वेरिएबल्स को, फिर सॉल्व करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इमेजिन कि देयर आर systems of linear equations with hundreds, even thousands of variables. How difficult it is to find the solutions for those variables, right? तो उस तरह के situations में भी मैट्रिक्स लगा के, अब वैसे situations डेफिनेटली कंप्यूटर के द्वारा या मैट्रिक्स कैलकुलेटर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, बट उस प्रोग्राम में मैट्रिसेस के रूल्स को तो फीड करना पड़ेगा ना। तो उन रूल्स को फीड कराने के लिए
आपको मैट्रिसेस की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो रूल आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो बहुत सारा इस तरह का रियल लाइफ यूज होता है उसका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे मैट्रिक्स एंड सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो यहाँ पे एक सिंपल रूल लगाएंगे जिसको हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस कहते हैं। तो बस एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, और आगे जाके जब मैट्रिक्स ऑपरेशंस को हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और भी नियम लगाएंगे जहां कॉलम भी गेम में आ जाएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे समझ जाइएगा मैं क्या कह रहा हूं। चलिए जब मैं यहां पे बताने लगूंगा तो आप समझ जाएंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर आवरसेल्व्स इज मैट्रिसेस एंड सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, एंड दिस इज इन योर सिलेबस ऑफ जेईई एडवांस्ड आई थिंक। उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में बहुत सारा कुछ आ जाएगा, जैसे डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, एंड मेनी थिंग्स कम्स अंडर दिस। उसके बाद हम लोग करेंगे इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। याद रखिएगा मैट्रिक्स सिंगुलर होता है और मैट्रिसेस प्लूरल होता है। एंड मैट्रिक्स इक्वेशंस, डेफिनेटली इक्वेशंस को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि यहां पे हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहां पे देखेंगे कि मैट्रिक्स इक्वेशंस को यूज करके हम लोग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो अंत में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट्स एंड क्रेमर्स रूल। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है जेईई एडवांस के। इनफैक्ट ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है जेईई एडवांस के। अब यहाँ पे 4 टॉपिक मैंने लिखा है, तो ये मत समझिए कि बस 4 ही टॉपिक हमने पढ़ा है। एक एक टॉपिक में डिफरेंट टॉपिक्स है, मतलब ये मेन टॉपिक है, इसके कुछ सब टॉपिक्स है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर और भी सब फोल्डर्स होते हैं, तो उसी तरह अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर काफी कुछ है, काफी डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस है, जैसा कि मैंने कहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। उसके बाद इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस है, मैट्रिक्स इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वहां पे, इसमें वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। और डिटरमिनेंट्स एंड क्रेमर्स रूल में डिटरमिनेंट के बारे में और क्रेमर्स रूल एक होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो इस तरह से हम लोग मैट्रिसेस को करेंगे। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इसको ध्यान से आपको करना होगा बिकॉज ऑफ इट्स यूज। डिटरमिनेंट का यूज आपको पता है कि बहुत जगह होता है। आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में इसका यूज किया, वेक्टर्स में इसका यूज किया, आप देखेंगे कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में आप डिटरमिनेंट्स का यूज करते हुए आप नजर आएंगे। वेक्टर्स में आगे जब हायर स्टडीज करेंगे तो वहाँ मैट्रिसेस का भी यूज है बहुत सारा, तो वो सब कुछ भी आप देखेंगे। सो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू अंडरस्टैंड डिटरमिनेंट्स वेरी वेल यू हैव अ बेटर एंड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं मैट्रिसेस एंड सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा क्योंकि मेरा यहां पे पर्पस है आप सबको समझाना, ठीक है। तो वो हड़बड़ी में मैं काम करवाता नहीं हूं, आप सबको पता है, तो थोड़ा मैं स्लो रहूंगा। चलिए मैट्रिसेस एंड सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग इट आप सब क्यूरियोसिटी से ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मैट्रिसेस को डिफाइन कब करेंगे। डेफिनेटली सबसे पहले हम मैट्रिसेस को डिफाइन ही करने वाले हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है और ये एक्चुअली में क्या काम करता है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले मैट्रिक्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैट्रिसेस होता क्या है। मान लीजिए कि
हम एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, ठीक है। और हमें कुछ जानकारी चाहिए एलिफेंट्स की कि किसी पर्टिकुलर जंगल में कितने एलिफेंट्स हैं, उसमें कितने सारे बच्चे हैं, कितने अडल्ट एलिफेंट्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। मेल्स, फीमेल्स, जुवेनाइल, इमैच्योर, अडल्ट्स। ये जुवेनाइल, यहां इमैच्योर और यहां पे अडल्ट्स। मेल्स मान लीजिए जुवेनाइल 12 है, फीमेल्स 15 है, इमैच्योर 10 है, मेल्स और फीमेल्स 5 है, और अडल्ट्स मेल्स 15 है, फीमेल्स 20 है। और इसको हम इस तरह से इस ब्रैकेट में, इस स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि उस पर्टिकुलर जंगल में जो एलिफेंट्स हैं वहां पे मेल्स, माफ करिएगा यहां पे मैंने टी लिख दिया है, मेल्स, जुवेनाइल, इमैच्योर और अडल्ट्स के नंबर्स मिल जा रहे हैं, फीमेल्स के भी आपको नंबर्स मिल जा रहे हैं कि कितने जुवेनाइल फीमेल है, कितने अडल्ट फीमेल है, कितने इमैच्योर फीमेल्स है। और ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरा सिस्टम है, ये स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर का सब कुछ, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर टेबल जैसा है, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे और टेबल ऑफ नंबर्स। और ये नंबर्स कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मैट्रिसेस एक तरह से अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन, अ टेक्निक कह सकते हैं, टेक्निक टू स्टोर इंफॉर्मेशन by using numbers in rows and columns। ये रॉ हो गया, ये कॉलम हो गया। अब उसी तरह से कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो यहां पे इनफाइनाइटली मेनी रो हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है, या देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ रोज हो सकता है, सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है, अगर फाइनाइट वे में बात करें तो, ठीक है। तो अगर आप इनफॉर्मल तरीके से समझे तो मैट्रिसेस इज अ टेक्निक in which we can store information by using numbers written in rows and column, ठीक है। so this is basically called matrix। so in general matrices are rectangular array of numbers, ठीक है। तो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, मैट्रिसेस में बहुत कुछ होता है, जैसे डायमेंशंस ऑफ मैट्रिसेस। डायमेंशंस ऑफ मैट्रिसेस में ये पता चलता है, वो डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का जो डायमेंशन है वो ये बताता है कि उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो देखते हैं कि इन जनरल हाउ वी कैन डिफाइन मैट्रिसेस मैथमेटिकली। चलिए ओके an m cross n matrix is a rectangular array, या टेबल लिख दीजिए लेकिन एरे लिखना ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे with m
rows and n columns. ठीक है, in columns as देखिए, मैट्रिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो नंबर्स को लिखते हैं, रोज एंड कॉलम्स को, वो इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे कि A11, A12, A13 and so on to A1n, where n is any natural number. A21, A22, A23 and so on to A2n. इस तरह से करता हूं, A M1, A M2, A M3, A Mn, और इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में यही आपका मैट्रिसेस हो गया। और ये जो है ये A11, A22, A13, ये सारा कुछ मैट्रिसेस के अंदर का एंट्रीज है, इसको कहते हैं एंट्रीज इनसाइड द मैट्रिक्स। अब A11 कोई नंबर होगा, A12 कोई नंबर होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपका डेफिनेशन ही कहता है कि मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स रिटन इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे रोज और कॉलम्स के नंबर्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपका रो कहलाता है। तो इसमें कितने रोज हैं? 1, 2 एंड सो ऑन टू m रोज, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू m रोज। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके अंदर? m रोज कितने हैं? m रोज और यहां पे जो वर्टिकल होता है वो कॉलम्स कहलाता है। तो कितने कॉलम्स हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू n तक, यानी कि n कॉलम्स। तो इस मैट्रिसेस का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस n, जिसको आप कह सकते हैं m रोज बाई n कॉलम्स। दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। तो डायमेंशन क्या होता है? m क्रॉस n। m ये जो पहला वाला होता है नंबर, ये रो को डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ रोज को किसी मैट्रिक्स के अंदर, और ये जो n है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को डिटरमाइन करता है किसी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे कि यहां पे कर रहा है। ठीक है, सो ये आपका मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। और इनफॉर्मल डेफिनेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। That is the informal definition of matrix, and this is the general definition according to mathematics. चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। आई होप अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। ये आपका नोट्स है, ये सब कुछ बनाते जाइए आप। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए, समझने के बाद लिखिए। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1, 4, 5, 7, 9, 3, 6, 4, 12, 15, 7, 4। अब इसका आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स,
तो आप क्या कहेंगे, रॉ को काउंट करिए, कितने रॉ हैं, 1 2 3। तो डायमेंशन इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इसका जो डायमेंशन होगा इस मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा, 3 रॉज बाय कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स। इसी को आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4, ठीक है, 3 क्रॉस 4, 1 4 7 9 11। अगर इस मैट्रिक्स का आपसे डायमेंशन पूछा जाए तो बहुत से बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, शुरुआती दौर पे कंफ्यूज होते हैं, फिर वो समझ जाते हैं। इसमें कितना रॉज है, कितना कॉलम से बता दीजिए। रॉ तो एक ही है, कॉलम्स कितना है, 1 2 3 4 5। तो ये मैट्रिक्स कितना डायमेंशन का हो गया, 1 क्रॉस 5। अगर मैं आपसे पूछूं 1 4 7 9 11 इस मैट्रिक्स का डायमेंशन बताइए, तो आप क्या कैसे बताएंगे, इसमें कॉलम कितना है, कॉलम तो भाई एक ही है, रॉ कितना है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक मैट्रिक्स है 1 3 4 8 7 9 12 15 3 5 7 9, और यहां पे एक और जोड़ दूं मैं, 8 11 29 30। इसका अगर डायमेंशन पूछा जाए तो रॉ कितना है, 1 2 3 4, कॉलम कितना है 1 2 3 4, यानी कि ये एक 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का काम होता है बहुत ज्यादा। चलिए, तो ये हो गया मैट्रिक्स। आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरे में, एक रेक्टेंगुलर तरह के टेबल में नंबर्स को इन ए सर्टेन वे रॉज एंड कॉलम्स में लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने टॉपिक पे हम पहुंचते हैं, जहां की देखेंगे कि सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स को यूज करके कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को समझते हैं। रॉ ऑपरेशन है यहां पे, मतलब यहां पे जो कुछ भी अप्लाई करेंगे, जो कुछ भी ऑपरेशंस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे, वो उस मैट्रिक्स के रॉ में अप्लाई होगा, सिर्फ रॉ में, कॉलम में नहीं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, और ये आपके सिलेबस में है जेईई एडवांस के, अगर मैं सही हूं तो। चलिए, सो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस क्या होता है। अब रॉ यहां पे है तो डेफिनेटली हमें रॉ से किसी भी मैट्रिक्स के रॉ से कुछ मैनिपुलेशन उस मैट्रिक्स में करना होगा। दैट इज व्हाई इट्स नेम इज एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस में 3 मेन चीज इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या क्या है? सबसे जो पहला चीज है वो है ऐड एनी मल्टीपल ऑफ ए रॉ टू अनदर रॉ। किसी पर्टिकुलर रॉ के मल्टीपल को किसी दूसरे रॉ में ऐड कर देना। थोड़ी देर वेट करिए, आप सब समझ जाएंगे, मैं अभी सब कुछ समझाऊंगा आपको। दूसरा इसमें इन्वॉल्व होता है कि मल्टीप्लाई एनी रॉ, और मल्टीप्लाई ए रॉ, ए लगाते हैं तो एनी आ जाता है वहां पे, ए रॉ
बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है कि इंटरचेंज टू रॉज, मतलब दो रॉज को इंटरचेंज करने को इंटरचेंज टू रॉज यहां पे कहा गया है। अब ये एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस में यही तीन ऑपरेशंस हमें करना होता है। ठीक है, इन्हीं तीन में से कुछ कोई एक अप्लाई करेंगे या दो अप्लाई करेंगे या तीनों अप्लाई करेंगे। समटाइम्स लाइट कट गई है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होगी तो मैं क्लास को बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा देर लूँगा तो भीग जाऊँगा। इतनी गर्मी है यहाँ पे कि इस रूम में, छोटा सा रूम है बहुत, तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा ठीक ठाक। चलिए, इंटरचेंज टू रॉज। अब इसको समझने से पहले थोड़ा कुछ लीनियर इक्वेशन से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इस तरह से, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और एक और इक्वेशन है x माइनस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज अ 3 systems ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब यहां पे हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को इस तरह के सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, किसी दो इक्वेशन को यूज करते हैं और एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं कि उसमें से कोई एक वेरिएबल वाला टर्म हट जाता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को यूज करेंगे और इन दोनों को यूज करके यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करके एक ऐसा इक्वेशन बनाना हमारा पर्पस है यहाँ पे, जिसमें से कि x वाला टर्म हट जाए, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में से तीसरे वाले इक्वेशन को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5, और जब इसमें से घटा देंगे तीसरा इक्वेशन प्लस 7z इज इक्वल टू 1, तो जब घटाएंगे ये x हमारा कट गया, यहां पे आएगा 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 4। अब ये एक ऐसा इक्वेशन मिल गया जहां की हमारा x वाला टर्म खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ y और z वाला टर्म है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गया, एक नया इंफॉर्मेशन मिला, 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 4। और चूंकि ये इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके बनाया गया है, तो यहां पे जो y और z का जो वैल्यू सेटिस्फाई होगा वो इन सारे इक्वेशंस में भी होगा, तो सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये एक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, और दो इक्वेशन को यूज करके एक ऐसा इक्वेशन बनाते हैं कि फिर से हमें y और z वाला ही वेरिएबल मिले। मान लीजिए एक हमने कुछ यूज करके, कोई दो इसको या इसको या इसको या इसको यूज करके हमने क्या किया कि एक ऐसा इक्वेशन बनाया जहां की हमें एक और इक्वेशन मिला नया, जहां की हमारे पास है y प्लस 3z इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए 1 आया, y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 आया। अब यहां पे हमें दो इक्वेशंस मिल गए, और यहां पे वेरिएबल भी दो है, y और z। तो यहां से हम दोनों इक्वेशंस को यूज करके y और z का वैल्यू निकाल सकते हैं, और y और z का जब वैल्यू निकल गया तो उनको इसमें या इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस तरह हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो मिल जाएगा। तो ये जो हमने अप्लाई किया है ना, ये एक्चुअली एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस है, लेकिन यहां पे चूंकि लीनियर इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से बनता है, तो यहां पे रॉ या कॉलम का वैसा कुछ होता नहीं है। या देखना चाहें तो इस तरह से ये रॉ ये कॉलम आप देख सकते हैं, लेकिन एक कहा जाता है इस तरह से। तो जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से करते हैं ना आप, यही एलिमिनेशन को जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस में आपने अप्लाई किया है, ये एलिमिनेशन मेथड, इसी मेथड को आप मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का इस लीनियर इक्वेशन से
क्या मतलब है? मतलब है, क्यों मतलब है, सबसे पहले उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को इस तरह से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है? अभी इसका काम लगेगा आपको। चलिए अब देखते हैं कि क्यों कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स को यूज करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले ये तीनों ऑपरेशंस को मैं ये आपको यहां पे दिखा दूं कि सिंबॉलिकली किस तरह से मैं आगे रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो है इसको इस तरह से किया जाएगा, आर आई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई है, सबसे पहले उसको देखते हैं। इससे पहले जो मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन किया था, वहां पे हमने क्या किया था, ये एकदम अलग चीज, इससे अनरिलेटेड है ये, ठीक है? इससे पहले जो मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन किया था ना, वहां क्या किया था, बस एक चीज आपको छोटा सा बताना है मुझे। A11, A12, A13 एंड सो ऑन टू A1n, उसी तरह A21, A22, A23 एंड सो ऑन टू A2n और AM1, AM2, AM3, AMn। यही था m क्रॉस n डायमेंशन वाला एक मैट्रिक्स। अब यहां पे याद रखिए कि Aij क्या रिप्रेजेंट करता है। Aij का मतलब है कि ये जो सब्सक्रिप्ट आप देख रहे हैं यहां पे 1 1 1 2 1 3 2 3, ये सारा जो सब्सक्रिप्ट आप देख रहे हैं वो क्या है, जैसे Aij का मतलब है ये जो A है ये है आपका ith रॉ में और jth कॉलम में। अब मान लीजिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो दूसरे रॉ में हो और तीसरे कॉलम में हो, तो दूसरा रॉ 1 2 और तीसरा कॉलम, मान लीजिए तीसरा कॉलम यहां पे एक बना देते हैं। तीसरा कॉलम हो जाएगा A31, A32, A34 एंड सो ऑन टू A3n। दूसरा रॉ और तीसरा कॉलम, यही कहा था ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं। मान लीजिए एक एलिमेंट हमें चाहिए जो कि तीसरे रॉ में है। अब बना लिया है तीसरा रॉ, तो थोड़ा दिखा देते हैं तीसरा। एक ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है जो कि तीसरे रॉ में है और तीसरे कॉलम में है या दूसरे कॉलम में है, ठीक है? तीसरे रॉ में और दूसरे कॉलम में। तीसरा रॉ 1 2 3, तीसरा रॉ इसी में कोई एलिमेंट है और कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम 1 2, यानी कि ये वाला। तो A32 मतलब तीसरा रॉ दूसरा कॉलम, तो इसीलिए Aij जो होता है ith रॉ और jth कॉलम को दिखाता है। चलिए यही आपसे बताना था, तो हो गया। अब यहां पे लौटते हैं हम। काफी कुछ है, तो छोटी छोटी चीजें कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं बताना, इसीलिए मैं नोट्स को तैयार करके रखना चाहता हूं कि उसी से आपको कम से कम मुझे एक आइडिया लग जाए कि ये सारा कुछ आज पढ़ाना है। इसके लिए मैंने नहीं बनाया है। चलिए ठीक है। Ri पहला, एड एनी मल्टीपल ऑफ रॉ टू अनदर रॉ, Ri प्लस k इंटू Rj एरो Ri। इसका क्या मतलब है? ये जो Ri Rj है ये ith रॉ को और jth रॉ को, कोई ith रॉ होगा, मान लीजिए i की जगह तीसरा है तो तीसरा रॉ, j की जगह चौथा है तो चौथा रॉ। चलिए ये ith रॉ है और j, इसमें हमने क्या किया है, k इंटू jth रॉ को ऐड कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 3 4 2, हमें क्या करना है, ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, यानी कि पहला रॉ दूसरा रॉ।
हम क्या करना चाहते हैं कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा अब R2 दूसरा रॉ बन गया 4 × 2 और 2 × 2 यानी कि 8 और 4 बन गया। अब ये जो 2R2 है, ये जो नया रॉ मिला उसको हमने पहले वाले रॉ में ऐड कर दिया। तो जब R1 में 2R2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 8। इसी 2R2 को R1 में जोड़ रहे हैं। R1 का पहला एलिमेंट कौन सा है, 1, और 2R2 का पहला एलिमेंट 8। तो 1 और 8 क्या आ जाएगा हमारा, 9। ठीक है, 9 आएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद R2 का दूसरा एलिमेंट और 2R2 का दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, R1 का दूसरा एलिमेंट और 2R2 का दूसरा एलिमेंट 4। तो R1 + 2R2 यहां पे जब जोड़ेंगे तो 4 × 3 = 7। 4 × 3 हमें क्या मिला, 7। यानी कि R1 + 2R2 जो मिला वो क्या मिला, 9 और 7, यही रॉ मिला। अब ये एरो देके Ri क्यों लिखा है मैंने, इसका ये मतलब है कि R1 + 2R2 ये जो ऑपरेशन से हमें रॉ मिला उसको हम Ri पे लिख देंगे। मतलब R1 + 2R2 से जो हमें मिला उसको हम R1 वाले रॉ पे उस रिजल्ट को लिख देंगे। मतलब अब जो R1 हमारा नया बन गया वो हो गया 9, 7 और R2 वही रह जाएगा 4, 2। क्योंकि हमने क्या किया है, R1 में इसको ऐड करके Ri में KRJ को ऐड किया है और Ri पे लिख दिया है, रॉ 1 में लिख दिया है। जो पहला वाला ये होता है ना, उसी रॉ में इस रिजल्ट को लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे Ri रखा है। मतलब Ri पे इस रिजल्ट को हमने लिख दिया, तो हमें ये नया जो मैट्रिक्स मिला वो ये मिल गया। ठीक है, चलिए, इसका ये मतलब होता है, तो इसको आगे से इसी तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब दूसरा मतलब, दूसरा ये अलग अलग कलर से मैं थोड़ा दिखा दूं। दूसरा इसका मतलब है मल्टीप्लाई ए रॉ बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। मान लीजिए कोई ith रॉ है हमारा, इसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने क्या किया, Ri ith रॉ पे जो रिजल्ट आया उसको लिख दिया। सेम इसी तरह से, बस यहां पे एक इंटीजर से यहां मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने। इंटीजर नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, जरूरी नहीं कि इंटीजर हो। ठीक है, हो सकता है कि यहां पे 1/k की जगह 1/4 हो। चलिए, तीसरे का क्या मतलब है, इंटरचेंज टू रोज। इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करके, मान लीजिए Ri और Rj, ith और jth रॉ को इंटरचेंज करना है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसी से समझते हैं। मान लीजिए 1 और 2 रॉ को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि R1 और R2 को इंटरचेंज किया जा रहा है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हो जाएगा 4, 2 और 1 और 3। इंटरचेंज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज। यही 3 ऑपरेशंस होते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस में, एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल दीज ऑपरेशंस लाइक दिस। आई होप इसको लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अभी मैं समझाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन जब बनाने लगूंगा तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा आप। इसको आपको ये चीज लिखना जरूरी नहीं है, हाँ यहां तक आपको लिखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जांपल्स जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे वहां से आप ये समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से किसी सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए, आज लग रहा है कि यही हम कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब अच्छे से करना है तो थोड़ा सा तो स्लो होगा ही ये, ठीक है, लेकिन हाँ अच्छे से कर लेने पे, एक बार कर लीजिएगा तो फिर भूलिएगा नहीं कभी, इसीलिए थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी सही होता है। ओके,
चलिए मान लीजिए कि आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो इस तरह से 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 10। x यहां पे मान लीजिए y नहीं है, सिर्फ z है इस इक्वेशन में, प्लस 5z इज इक्वल टू 1 और 9x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 29। ये आपका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कंसीडर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए इस तरह से लिखते हैं, एक रॉ, दूसरा रॉ और तीसरा रॉ, एकदम इसी सीरियल वाइज में लिखना है। पहला रॉ अब मैट्रिक्स का हम तैयार करेंगे, जो तैयार करेंगे वो है 2 -3 4 और 10। ध्यान दीजिए 2x का कोफिशिएंट है, -3 y का कोफिशिएंट है, 4 z का कोफिशिएंट है और 10 जो है इज इक्वल टू के राइट साइड में वाला कांस्टेंट है। उसी तरह से ये x का कोफिशिएंट 1, यहां पे y टर्म नहीं है, ध्यान दीजिए, यानी कि y का कोफिशिएंट 0 है, तो यहां पे 0 लिखना मस्ट है, यू हैव टू पुट 0 हियर। और z का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट 1। तीसरा इक्वेशन क्या है, 9 3 -7 और 29। ये आपका ये जो मैट्रिक्स है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो अगर आपको कोई भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ हो और कहा जाए कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ये नहीं दिया हो, बस कहा गया हो कि ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है किसी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो इक्वेशंस को आप क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं डेफिनेटली। मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, भूल जाइए इसको। तो पहला इक्वेशन आपका क्या होगा, 2x, याद रखिए पहला नंबर x कोफिशिएंट है, -3y प्लस 4z इज इक्वल टू 10। उसके बाद x और y 0 है तो y वाला टर्म नहीं है, यहां पे z 5 है तो यहां पे प्लस 5z, सिंबल ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इज इक्वल टू 1। तीसरा 9x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 29। आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इस सिस्टम को बना लिया। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन सिस्टम। किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि किसी सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हो सकता है 2 इक्वेशन हो, 2 ही वेरिएबल हो सकता है सैकड़ों इक्वेशन हो, हंड्रेड्स ऑफ इक्वेशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स हो, तो उसको भी इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। उस तरह के सिचुएशन हम लोग सॉल्व करते हैं कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ ए लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, या इस तरह से लिख सकते हैं कि एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा। एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। याद रहेगा? चलिए कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को लिख देना है ऐसे करके। इतना ध्यान रहे कि ये जो कांस्टेंट्स लास्ट में लिखा गया है इज इक्वल टू के राइट साइड में है। अगर ये इधर -10 रहेगा
तो उसको उधर करके 10 करेंगे और फिर वहां पे 10 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हम सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, ये तो मैं खुद से भी दे सकता था लेकिन फिर भी चलिए। 2x, इसको तो मैं खुद से ही कर लूँगा, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करा है आपको समझाने के लिए, तो वही इसमें है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2x माइनस, माफ़ करिएगा, एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक और इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखिएगा आप? पहला रॉ में क्या होगा? 2 माइनस 1 और 3, 5 3 और 7, राइट। ये जो कॉलम है 2 और 5, ये क्या है? x, ये क्या है? y, यानी कि ये x के कोफिशिएंट्स है, ये y के कोफिशिएंट्स है, और ये क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो ध्यान रहे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2x माइनस वाई, इसी में ऐड कर देता हूं प्लस 3z प्लस 5w इज इक्वल टू 25, 9x प्लस 2y माइनस w इज इक्वल टू 3, 7x प्लस 10z इज इक्वल टू 5। और आपसे पूछूं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें तो कैसे लिखेंगे? जल्दी से 30 सेकंड का टाइम है, आप लिख के तैयार रखिए और मेरे से मैच कराइए। इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? 2 माइनस 1 3 5 और कांस्टेंट कितना है? 25। दूसरा रो क्या होगा? 9 y के जगह 2, और ध्यान दीजिए z के जगह कुछ नहीं है, z वाला टर्म नहीं है, तो z वाले के नीचे 0 और w के नीचे -1 और इधर कितना है? 3। तीसरा 7, x का कोफिशिएंट को ही तो यूज करते हैं, y वाला टर्म नहीं है, बस z वाला टर्म है, तो y वाले के नीचे 0 और z वाला टर्म कोफिशिएंट कितना है? 10 और w वाला भी नहीं है, तो यहां भी 0 और इज इक्वल टू कितना है? 5। इसका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अगर अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, क्या इसका डायमेंशन है? 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है ये, 3 रोज बाई 5 कॉलम्स। क्यों भाई? 1 2 और 3 रो हो गए और कॉलम 1 2 3 4 5, सो 3 क्रॉस 5। ठीक है, चलिए अब देखिए किस तरह से किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करके हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल मैं लूंगा उसमें बेसिक तरीके से बताऊंगा। अब किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं तो हम उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक सर्टेन फॉर्म में पहले
चेंज करते हैं और उसके बाद हम वो जो चेंज किया हुआ मैट्रिक्स हमें मिलता है उसको यूज करके हम उस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो जो सर्टेन फॉर्म कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मतलब सबसे पहले बेसिक कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं और उसके जस्ट बाद उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से फॉर्म है। ठीक है, चलिए, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया होगा, 1 घंटा होने जा रहा है। ओके, चलिए अब मैं यहां से एक एग्जाम्पल लूंगा। using एलिमेंट्री, अब याद रखिए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को यूज करके ही हम अभी सॉल्व करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस सॉल्व the following, एक मिनट, इंक खत्म हो गया है पेन का। Solve the following system of linear equations. X minus y plus 3z is equal to 4. X plus 2y minus 2z is equal to 10. 3x minus y plus 5z is equal to 14. चलिए, अब इसको सॉल्व करना है हमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के। अब जैसे ही एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाना है हमें, इसका मतलब हमें मैट्रिक्स का तो यूज करना है। मैट्रिक्स का यूज करेंगे तभी तो रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमें जरूरत पड़ेगा। तो इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 -1 3 4 1 2 -2 10 3x minus y, माफ करिएगा 3 - 1 5 और 14। This is the augmented matrix of this system. अब हमें एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाना है। अब देखिए, इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा। एक इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इसके जस्ट नीचे मैं एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करूंगा और इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इसी सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाते हुए जस्ट इसके नीचे मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि दूसरे इक्वेशन से और तीसरे इक्वेशन से सबसे पहले हम x को गायब कर देते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे हम, अगर दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा दें तो मतलब इस तरह करते हैं, add -1 to add -1 into, ये into का साइन है, into इक्वेशन 1 add -1,
इंटू इक्वेशन 1 विथ 2। ये इक्वेशन तो यही रहेगा। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको जो भी आया उस रिजल्ट को इक्वेशन 2 में ऐड कर दिया। तो देखते हैं थोड़ा क्या होगा। x, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y माइनस 2z, ठीक है। और यहां पे इस इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये आ गया -x प्लस y माइनस 3z, और इज इक्वल टू के तरफ क्या आ गया, 10 माइनस 4 यानी कि 6। x और x कट गया हमारा, 2y और 2y 3y। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया हमारा, एक नया इक्वेशन आया उससे, और वो क्या हो गया, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही एक और काम करते हैं कि add -1 इंटू इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 3। यहां पे विथ इक्वेशन 2 था, विथ इक्वेशन 2 था, ठीक है, और यहां पे विथ इक्वेशन 3। यानी कि पहले इक्वेशन में, माफ करिएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे तीसरे वाले इक्वेशन में। तो हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा देख लीजिए। तीसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 5z, और जब यहां पे इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो -3x प्लस 3y माइनस 9z, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 माइनस 12 यानी कि 2। यही आएगा ना, 3x और -3x कैंसिल, और यहां क्या आएगा, 2y और -4z इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 3 जा 12, 14 में से 12 घट गया, इतना आ गया, ठीक है। अब चलिए, यहां पे हमने देखा कि यहां पे x को एलिमिनेट कर दिया इसमें से। अब यही काम यहां भी करेंगे, ठीक है। ये इधर सॉल्व कर रहा हूं, और देखिए यहां से कैसे मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां से हमने क्या किया है, x को खत्म कर दिया, यानी कि x को गायब कर दिया। अब यहां भी वही काम करेंगे, इस रॉ में से इस x को गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस x वाले को गायब कर देते हैं, यार x का ही कॉफिशिएंट है, इसको गायब कर देते हैं हम लोग। यहां से भी x को हमने गायब कर दिया है, तीसरे वाले से भी, यहां से भी गायब करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पर्पस है वो है इसको और इसको खत्म कर देना, यानी कि 0 कर देना। कैसे करेंगे, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे। क्या करेंगे भाई, रॉ 2 में से अगर रॉ 1 को घटा के जो भी रिजल्ट आए उसको रॉ 2 पे लिख दे। याद करिए कैसे मैंने समझाया था। तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। पहला वाला रॉ में तो कुछ भी नहीं किया था, 1 -1 3 4, यहां भी पहला वाला इक्वेशन जैसे का तैसे है। दूसरा देखिए, हमने R2 में से R1 माइनस कर दिया, तो देखिए पहला में से पहला, दूसरा में से दूसरा, तीसरा, इसी तरह एकदम घटाना है। ये नहीं कि इसमें से इसको घटा दें, ठीक है। चलिए, तो R2 में से R1 घटाने का मतलब है कि 1 में से 1 घटाएं, 0 आ गया। 2 में से -1 घटाएं तो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, 1 मिनट। चलिए, एक मिनट।
कुछ गड़बड़ है। वोल्टेज बिल्कुल लो हो गया है, वोल्टेज जो है ना बिल्कुल लो हो गया है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे वेट करना होगा, अंधेरा हो गया है। मैं ना थोड़ी देर में इसको ठीक करके आपसे मिलता हूँ, अगर ठीक हो पाया तो। आ गया। मैं थोड़ी देर में आपसे यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। आगे लाइट ही कट गया, ठीक है। चलिए तब तक यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ, लाइट ही कट गई है। ओके, कभी कभी यही इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे क्लास को बीच में रोकना पड़ जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। सो R2 माइनस R1, और जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ लिखना है? R2 पे। तो घटाना हमने शुरू किया था, 2 में से -1 घटाएंगे, तो 2 माइनस -1 यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। -2 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा? -5। और 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। अब देखिए सब कुछ कैसे सेट हो रहा है। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे क्या है? 3y - 5z = 6। आप देख लीजिए, 3y - 5z = 6 आया ना एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाने से। अब देखते जाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के जो फाइनली हम मैट्रिक्स को ले आते हैं ना, तो उस नए वाले मैट्रिक्स से भी जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा सॉल्यूशन सेम टू सेम होता है। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाने से लीनियर सिस्टम ऑफ, ओहो माफ करिएगा, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं ना थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो रही है मुझे कराने में। सो अगर अभी ये ठीक हो गया तो मैं फिर से इसको आके कंटिन्यू करूँगा यहाँ से, अदरवाइज मैं कल क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। फिर से लाइट कटी है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है ये करने पे। अभी भी जाने वाला है, ठीक है। तो मैं ना इसको यहीं पे रोकता हूँ और मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही ये ठीक होता है तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन। थैंक यू, सी यू इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप देख पा रहे थे कि किस तरह से थोड़ा वोल्टेज का इशू आ रहा था। मैंने एक्चुअली में अभी इन्वर्टर से सब कुछ जल रहा है, जो भी लाइट है, और एक्चुअली एक ही लाइट जल रहा था, थोड़ा सा मतलब डिम रहेगा सब कुछ। सो बस इसको मैं फिनिश कर लूँ, उसके बाद आज के क्लास को वैसे भी ख़त्म कर लेंगे हम लोग, और जो आगे से कल के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब चलिए, मैं बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज करते हैं किसी फॉर्म में, और वो जो नया मैट्रिक्स मिलता है उससे जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और वहां से जो सॉल्यूशन मिलता है हमें, उस सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो सॉल्यूशन ओरिजिनल इक्वेशन का होगा, जो सॉल्यूशन ये मैट्रिक्स देता, वही सॉल्यूशन फाइनली जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को चेंज करके एक सर्टेन फॉर्म में ले आएंगे, वो मैट्रिक्स से भी जब सॉल्व करेंगे हम इक्वेशंस को, तो वहां से भी जो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं होता है। तो इसका ये मतलब है कि अप्लाइंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस does not change the value of the original system or does not change the solution of the original system। लिख लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बाद में लिख भी दूंगा। अब देखिए, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है? अब तीसरे वाले से भी x गायब है, तो हम क्या करेंगे कि R3, अब देखिए एक चीज देखिए, दूसरे वाले में x को कैसे गायब किया था? दूसरे और पहले को यूज करके, पहले वाले में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको दूसरे वाले में ऐड कर दिया। तीसरे वाले इक्वेशन में जो इसमें से x को कैसे गायब किया है? यहां से हमने पहले वाले में -3 से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया तीसरे में। यहां भी हमें दूसरे से जब गायब करना था x को यानी कि x के कोफिशिएंट, तो हमने क्या किया? दूसरे में से पहले वाले को घटाया। पहले वाले का यूज किया है,
तीसरे में भी पहले वाले का यूज किया गया है, तो यहां तीसरे में भी पहले वाले का ही यूज करेंगे हम लोग। क्या करें कि ये 0 हो जाए। R3 में से अगर 3R1 कर दें माइनस, तो मतलब इस रॉ में -3 से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान दीजिए, यहां भी हमने -3 से मल्टीप्लाई कर किया था, यहां भी हम वही कर रहे हैं, -3 से मल्टीप्लाई इस रॉ में। और इस रिजल्ट को हम कहां लिखेंगे? R3 में। याद रखिए, जो पहला वाला होता है वहीं पे लिखा जाता है। यहां पे R2 था, R2 में हम लिख रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें? 3 - 3 0 आ गया, 0 हमारा। अब यहां क्या मिलेगा? -1 प्लस 3 2, यहां पे 5 -9 -4, और यहां पे 14 - 12 2। आप देख लीजिए कि ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया है बिल्कुल इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या यहां पे मोटिव है कि अब तीसरे इक्वेशन से हम y को भी गायब कर देते हैं। ठीक है, तीसरे इक्वेशन से अब यहां पे इसका काम हो गया। अब यहां से शुरू करते हैं, एलिमिनेशन ऐसे ही बनाते हैं, याद करिए लीनियर इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, x - y + 3z = याद रखिए ये इक्वेशन चूंकि इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके आया है, तो y और z का जो वैल्यू होगा यहां पे जो सेटिस्फाई करेगा यहां भी वही सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर यूजिंग द ओरिजिनल इक्वेशन टू अराइव एट दीज इक्वेशंस, दीज न्यूअर इक्वेशंस। एंड व्हाई वी अराइव एट दीज इक्वेशंस? बिकॉज दीज इक्वेशंस गिव्स अस न्यू इंफॉर्मेशन। चलिए इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 3y - 5z = 6। अब यहां से y वाले टर्म को भी गायब कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि यहां से ना दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा y - 2z = 1 हो जाएगा ना। यही काम यहां भी कर देते हैं। अगर तीसरे रॉ को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1/2 R3, 1/2 R3 कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 - 1 3 4 0 3 -4 6 0 2 -4, माफ करिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए हमने R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया है तीसरे रो में। तो ये तो 0 होगा, 2/2 1 -4/2 -2 और 2/2 1। ठीक है ना? एकदम देखिए जो यहां पे आया वही यहां भी आया। अब हम क्या करते हैं, तीसरे वाले रॉ से, तीसरा वाला जो इक्वेशन है वहां से y को एलिमिनेट करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ अब जो नया इंफॉर्मेशन मिलेगा वहां पे हमें z का वैल्यू मिल जाएगा। राइट, चलिए थोड़ा सा मुझे इरेज करना होगा, ये इरेज कर दूं। चलिए अब इसी चैप्टर से थोड़ा आपको हायर मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह वो तो थोड़ा सा बेसिक सा था, लेकिन इंपॉर्टेंट था। चलिए अब तीसरे में से क्या करते हैं, ये अलग सॉल्व कर रहा हूं और ये अलग सॉल्व कर रहा हूं। याद रखिए मैं बस दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये जो तरीका है ये एक आपको समझाने का तरीका है कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कुछ सर्टेन फॉर्म होते हैं, उनको यूज करके इस तरह के सिस्टम्स को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि यहां से तीसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे में से घटा देते हैं। क्या करते हैं इसके बाद, ऐड -3
इनटू इक्वेशन 3, तीसरा मतलब ये इक्वेशन, इसी को एग्जांपल इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, मतलब -3 इंटू इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 3 आएगा। अब क्या कहा गया है कि ये जो आया -3 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस, और यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, ठीक है। ये जो आया अब कहा जा रहा है कि इसको हम इक्वेशन 2 में ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 3y माइनस 5z और इसमें ये ऐड कर दीजिए तो -3y प्लस 6z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ये 3 हो जाएगा। 3y कट जाएगा, यहां से z इज इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। तो ये अप्लाई करने पे आपका जो ये इक्वेशन मिला, ये क्या मिल गया आपका, इसके नीचे करना है इसको, ठीक है। सॉरी, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ये अब यहां पे मैंने किया है, इसमें मल्टीप्लाई किया है -3 से और उसको यहां पे ऐड कर दिया है इसके साथ। तो हमें क्या मिला है, z इज इक्वल टू 3, और तीसरा तो तीसरे जैसा ही रख दीजिए, y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पे इसके नीचे हमने क्या किया था, अब हमें क्या करना है कि अगर इसके बाद अगर हम R2 माइनस 3R1, माफ करिएगा -3R3, और इस रिजल्ट को R2 पे लिखें तो मतलब R2 में से 3R2 3 इंटू रॉ 3 को घटा दें तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 3 4 0, घटा रहे हैं R2 में से 3R3 घटा रहे हैं तो 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, -5 में से -6 गया तो 1, और 6 में से 3 गया तो 3। एक और बचा है नीचे 0, जो है उसको उसी तरह लिख देना है क्योंकि यहां पे तो हम कुछ ऑपरेशन लगा नहीं रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कुछ इरेज करना होगा। क्या मैं कर दूं, पहले आप इतना लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, और उसके बाद चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे थोड़ा करना होगा। देख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद का स्टेप करूंगा मैं, इस लाइन को मैं मिटा रहा हूं, इस पोर्शन को। चलिए अब हम यहां से क्या करते हैं, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन को दूसरे नंबर पे लिख देते हैं और इसको तीसरे नंबर पे लिख देते हैं। मतलब इंटरचेंज कर दिया दूसरे तीसरे को। यहां पे क्या करेंगे, R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 3 4, R2 की जगह R3 लिख देना है, 0 1 माइनस 2 1, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस में रखते हैं, 4 और 1, और R3 की जगह R2 वाला रॉ लिख देंगे, 0 0 1 3, ठीक है। अब z का वैल्यू यहां आ गया, z का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y मिल जाएगा, और y और z का वैल्यू उसके बाद निकल जाएगा तो y और z का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके x भी निकाल लेंगे। अब आप कहिएगा कि ये तो आपने लीनियर इक्वेशन से ही वैल्यू निकाल दिया। नहीं, ये तो मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वही मेथड यहां भी लगता है, लेकिन यहां मैट्रिक्स के अंदर सारा मेथड लगता है, ठीक है। अब मैं बस यहां पे इसको रखता हूं, बाकी सब इरेज करता हूं, ठीक है।
बाकी सब मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे लीनियर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से। इसका आपको काम नहीं करना, ये तो मैं समझा रहा था कि लीनियर इक्वेशंस इस तरह से सॉल्व किया जाता है और मैट्रिक्स से भी इसी तरह से लगाते हैं, बस यहाँ रॉ में ऑपरेशंस कुछ लगाया जाता है जिसको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस कहा जाता है। और ये सारा ऑपरेशंस कॉरेस्पॉन्ड होता है जिस तरह से लीनियर इक्वेशंस में इस सिस्टम पे हम ऑपरेशन लगवा रहे हैं, तो जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो लगता है ना, वो बस उसी तरह से यहाँ लगाते जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से दो रॉ को हम ऐड कर दे रहे हैं, किसी रॉ के मल्टीपल को किसी दूसरे रॉ के साथ ऐड करके वहां पे लिख दे रहे हैं, तो वही चीज सेम टू सेम चीज है। अब देखिए यहां से तो आप समझ गए, अब यहां से क्या आ गया, अब सिर्फ आपको ये दिख रहा है, अब यहां से आपको पता है कि z इज इक्वल टू तीसरा जो रॉ है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, किस इक्वेशन को, z इज इक्वल टू 3। दूसरा रॉ हमारा क्या है, y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। z कितना है 3, तो y माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7। और पहला इक्वेशन क्या होगा यहां पे इसका, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 7 और z का वैल्यू कितना है 3, तो 3 तियां 9 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो आपका सॉल्यूशन सेट कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3। इसको हम ऑर्डर ट्रिपल में लिखेंगे, ऑर्डर ट्रिपल में, तो सॉल्यूशन कितना आया 2 7 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपने देखा कि इस फॉर्म में हमने किया और यहां से 3 नए नए इक्वेशन मिले और सॉल्यूशन निकल गया। आप देख सकते हैं इन तीनों वैल्यूज को आप ओरिजिनल इक्वेशन के में एक्स वाई जेड के जगह सब्सटीट्यूट करिए और देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है उन तीनों गिवन इक्वेशंस को। तो आपने देखा कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाने से जो फाइनली हमें मैट्रिक्स मिला, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स टू द ओरिजिनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो ओरिजिनल जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ओरिजिनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा था, ये जो मैट्रिक्स आया उस मैट्रिक्स के आइडेंटिकल है यहां पे, क्योंकि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के जब हम किसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं तो जो भी नया मैट्रिक्स मिलता है हमें, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के आइडेंटिकल कहलाता है इस सिचुएशन में। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाने से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है वो चेंज नहीं होता है, सेम होता है, एकदम सही सटीक होता है। तो इसको नोट कर लीजिए कि अप्लाइंग the elementary raw operations does not change the operations, माफ करिएगा, elementary operations to the augmented matrix of the system does not change the solution of the system। सिस्टम मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसकी बात हो रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और यहां से आपने देख लिया, ठीक है, नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से जो भी सॉल्यूशन आया है वही सॉल्यूशन यहां से भी आया है। और ये अब आपको लग रहा होगा कि इस तरह से इतना टेढ़ा है, नहीं, आगे आप देखेंगे कि कुछ सर्टेन फॉर्म है जिसको, जैसे सर्टेन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस ही हैं जिनको अप्लाई करने से मैट्रिक्स के द्वारा, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसी लीनियर इक्वेशन के
किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करके और उस पर्टिकुलर फॉर्म को लगा के हम बड़ी आसानी से उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इनफैक्ट ये भी देख सकते हैं कि उन इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, सारा कुछ चेक कर सकते हैं हम सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को यूज करके। नेक्स्ट क्लास में हम वही सारे फॉर्म देखेंगे जिनको हम कहते हैं गॉसियन फॉर्म और एक होता है गॉस जॉर्डन फॉर्म। एक गॉसियन ऑपरेशन होता है, एक गॉस जॉर्डन ऑपरेशन होता है। इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इन दोनों रूल्स को अप्लाई करके किसी भी सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में किस तरह से हम बड़ी आसानी से उस सिस्टम के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। और यही मैट्रिक्स का मेन पर्पस भी होता है एक्चुअली। और इसीलिए लीनियर जो अलजेब्रा होता है, लीनियर अलजेब्रा आगे आप जाके देखेंगे हायर मैथमेटिक्स में कि वहाँ पे मैट्रिक्स का बहुत यूज़ किया जाता है। लीनियर अलजेब्रा मतलब क्या? लीनियर अलजेब्रा का मतलब है, उसका मेन पर्पस है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और वहाँ पे आपको मैट्रिक्स का हेल्प लेना होगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इनफैक्ट मैं 20-25 मिनट और कराता, बट लाइट की जो प्रॉब्लम जैसा कि आपने देखा उस वजह से मैं नहीं करा रहा हूँ। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए और आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछिए। मेरी कोशिश है कि काफ़ी डिटेल में आपको मैट्रिक्स को बताऊं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे। एंड दैट्स इट, एंड वी विल स्टार्ट फिजिक्स। मैंने कहा था फ्राइडे से, तो कल फ्राइडे है, हो सकता है कल फिजिक्स स्टार्ट कर दूं। चूँकि पहला ही वीक है तो हो सकता है कि 1-2 दिन थोड़ा सा लेट हो जाए मैट्रिक्स के चक्कर में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन कल मैं इसको जरूर कंटिन्यू करूंगा। मैट्रिक्स विल बी कंटिन्यूड, रिज्यूम्ड फ्रॉम हियर ऑन टुमारो, डेफिनेटली, दैट इज द डेफिनेट। अगर नहीं करा पाया तो डेफिनेटली मैं फिजिक्स कल लेके आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का पहला क्लास होने वाला है तो थोड़ा हो सकता है कि 1-2 दिन थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो सॉरी फॉर दैट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।